हेलो, 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 हेलो। आपका सेक्शन 241 तक बताया गया था। अब आइए देखा जाए सेक्शन आपका 242, धारा 242। देखिए धारा 242 में क्या कहा गया है। अभियोजन के लिए साक्ष्य, यानी कि अब जब अभियुक्त को अभियुक्त पर आरोप मजिस्ट्रेट ने लगा दिया और प्ली ऑफ गिल्टी हुई या प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर आपका दोष सिद्ध नहीं ठहराया या प्ली ऑफ गिल्टी अभियुक्त ने नहीं किया, विचारण की मांग किया अभियुक्त, तो ऐसी दशा में अब अभियोजन के लिए अब साक्ष्य लिया जाएगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन द्वारा अपना एविडेंस दिया जाएगा। यहाँ एविडेंस की धारा 101 भी काम करेगी, क्योंकि आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार अभियोजन पर होता है। अतः अभियोजन का ये कर्तव्य है कि वह युक्त युक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को साबित करे। और ये किस धारा में एविडेंस के हैं, तो 101। तो देखिए अभियोजन का साक्ष्य में क्या कहा गया है। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता, तो वह मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा। परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त की पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अग्रिम रूप से प्रदान करेगा। इसका मतलब ये रहा कि आपका मजिस्ट्रेट माने मजिस्ट्रेट अभियोजन के साक्ष्यों के पूर्व 161 का जो बयान गवाहों ने दिया है उसे अभियुक्त को क्या करेगा, प्रदान। यदि पहले से प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि अभियुक्त अपना बचाव अच्छे से कर सके। अगला देखिए, मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है। यानी कि अभियोजन के साक्षी हाजिर हों या कोई दस्तावेज या चीज क्या किया जाए, पेश किया जाए, इसके लिए मजिस्ट्रेट क्या जारी कर सकता है, समन। इसके बाद तीसरा क्लाज है, ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है। यानी कि अभियोजन द्वारा दिए गए सभी साक्ष्यों को कौन लेने के लिए अग्रसर होगा, तो मजिस्ट्रेट। यानी कि कुल मिलाकर आप 3-4 लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि अभियोजन के लिए साक्ष्य, यहाँ अपनी भाषा में लिखिएगा, उतना लंबा नहीं, मैं बता रहा हूँ अपनी भाषा। यदि अभियुक्त विचारण की मांग करता है या दोषी होने के अभिवाक पर उसे दोष सिद्ध नहीं किया जाता या मने, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट
अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन की मांग पर किसी माने साक्षी को साक्ष्य देने के लिए या किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए समन जारी कर सकेगा और ऐसे नियत पर अभियोजन के सभी साक्ष्यों को लिया जाएगा। बस इतना लाइन अपनी भाषा में इसको बना लेना है क्योंकि काफ़ी लंबा है। जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दे दिया उसके बाद से अभियुक्त को कहा जाएगा कि वह अपना डिफेंस करे, वह अपना बचाव करे, वह अपनी प्रतिरक्षा करे। तो अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करेगा की धारा में, तो 243 में देखिए, जब अभियुक्त से तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाइल करेगा। फिर कहा गया है यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पश्चात मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है कि वह परीक्षा या प्रत परीक्षा के या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के उद्देश्य से हाजिर होने के लिए किसी साक्षी को विवश करने के लिए आदेश का जारी करे तो मजिस्ट्रेट ऐसी आदेश का जारी करेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट का यह विचार न हो कि ऐसी मांग तंग करने के लिए या ऐसी मांग तंग करने के लिए या मामले में विलंब करने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए अभियुक्त ने की है। यानी कि अगर न्यायालय को लगता है कि एक्यूज ने ये जो डिमांड की है यह केवल तंग करने के लिए, मामले में डिले हो इसके लिए या जस्टिस विफल हो जाए इसके लिए किया है तो अभियुक्त की बात नहीं मानी जाएगी। परंतु जब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी की प्रत परीक्षा कर ली है या उसे प्रत परीक्षा करने का अवसर मिल चुका है तब ऐसे साक्षी को हाजिर होने के लिए इस धारा के अधीन तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह विश्वास न हो जाए कि न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसा आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि गवाह आया, उसकी मुख्य परीक्षा हो गई, प्रत परीक्षा अभियुक्त ने कर ली, गवाह चला गया तो गवाह को पुनः सामान्यतः नहीं बुलाया जाएगा अभियुक्त की मांग पर जब तक कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बुलाना आवश्यक न हो। इसके बाद आपका अंतिम पॉइंट है मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन किसी आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजन के लिए हाजिर होने में उस साक्षी द्वारा किए गए उचित व्यय न्यायालय में जमा किया जाए। यानी कि गवाह को तभी बुलाया जाएगा जब गवाह का खर्चा क्या करिए, पहले कोर्ट में जमा करिए। इस प्रकार जो पुलिस रिपोर्ट पर दायर वारंट मामले हैं जिनका मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किया गया, यहाँ तक साक्ष्य लिया गया, यानी कि अभियुक्त को मौका दिया गया, तत्पश्चात आपका जजमेंट आएगा और जजमेंट का प्रावधान सेक्शन 248 से लेकर 250 तक है। तो अगर पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामला आए तो इतना लिखकर इसके बाद कौन सी धारा लिखेंगे, 248 लिखेंगे। यानी कि एक लाइन लिख लेंगे कि विचारण की समाप्ति का प्रावधान धारा 248 से लेकर 250 तक में है जो निम्नलिखित हैं।
यानी कि 243 के बाद। और विचारण की समाप्ति देखिए, आपका पहला 248 निर्णय या जजमेंट, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। देखिए एक एक खंड इसमें महत्वपूर्ण है। यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें आरोप विरचित किया गया है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। यानी कि पहला नियम ये निकला कि यदि मजिस्ट्रेट की राय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट दोष मुक्ति या एक्विटल का आदेश अभिलिखित करेगा। एक्विटल का मतलब कि अभियुक्त के ऊपर लगे आरोप युक्त संदेह से परे साबित अभियोजन नहीं कर पाया। ऐसी दशा में यदि अभियुक्त न्यायालय में हाजिर है तो वहीं से उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि जेल में है तो जेलर को आदेशित किया जाएगा कि इन्हें छोड़ दिया जाए, यानी अभिरक्षा से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। दूसरा खंड देखिए, जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी हैं, किंतु वह धारा 325 यानी कि 325 या सेक्शन 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता, वहां वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त दोषी हैं, तो मजिस्ट्रेट दोष सिद्धि का निर्णय देगा, कन्विक्ट का निर्णय देगा, यानी कि दोष सिद्धि का निर्णय देगा। अब यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है, दो सेक्शन दिए हैं। जब अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाता है, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप साबित हो गए हैं, तो यदि मजिस्ट्रेट 360 यानी कि 360 धारा का प्रयोग करता है या 325 का करता है, तो दोष सिद्धि के बाद अभी न तो दंड के प्रश्न पर वह सुना है और न ही दंडादेश दिया है। तो दो सेक्शन आपको जानना है कि दोष सिद्धि मजिस्ट्रेट ने कर दी, तो दो सेक्शन का सहारा बीच में ले सकता है दंडादेश देने से पहले। कौन कौन आपका, पहला 360 और दूसरा कौन 325। मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो 360 के तहत अभियुक्त को भर्त्सना करके या आलोचना करके या गुड बिहेव या सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ सकता है दोष सिद्धि के बाद और बिना दंडादेश दिए। यानी कि मजिस्ट्रेट को ये शक्ति प्राप्त है कि अगर वह चाहें तो अभियुक्त की आलोचना करके या उसे सदाचार या गुड बिहेव की परिवीक्षा पर छोड़ दे। तो गुड बिहेव की परिवीक्षा पर अधिकतम कितने दिनों तक के लिए छोड़ा जा सकता है? 3 साल के लिए अधिकतम। आपका इसके लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अलग कानून बना है, लेकिन 360 में भी आपका कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे एक उदाहरण देखा जाए, एक व्यक्ति था, उसके 5 बच्चे थे और वह 5 दिनों से भूखे थे और भूख मिटाने के लिए वह व्यक्ति एक दुकान पर गया और एक ब्रेड की चोरी किया। 10 रुपये के ब्रेड की चोरी किया। वह चोरी के लिए मुकदमा चला, चोरी के लिए दोष सिद्ध हुआ। ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट चाहें तो 360 का प्रावधान अप्लाई कर सकते हैं
और ऐसे व्यक्ति की आलोचना करके कि जाओ, या भर्त्सना करके कि जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूँगा, तुम दोषी हो, लेकिन जाओ कुछ काम करो, शादीशुदा हो गए हो तो कुछ काम करके अपने और अपने कुनबे का क्या करो, आपका भरण पोषण करो, ये ब्रेड और मक्खन चोरी न करो। तो आपका ये उदाहरण भी दे सकते हैं, मैंने लिखते समय नहीं देना है, इसको दिमाग में बैठाना है, आपका भर्त्सना करके छोड़ना या आलोचना करके, यानी कि डांट डपट कर भी छोड़ सकता है कि जाओ ऐसा काम क्या करना न करना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल आलोचना करके आजकल ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। देख सकते हैं गंभीर गंभीर मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बस सरकारों को ये कह रहे हैं कि आगे से ऐसा न करिएगा, जाइए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसीलिए सरकारों का मन भी बढ़ गया है और कार्यपालिका और विधायिका मनमानी पर भी उतर आई है, क्योंकि न्यायपालिका का गठन ही इसलिए हुआ था कि कार्यपालिका और विधायिका पर नकेल कसे। लेकिन आपका लगाम थोड़ी बहुत न्यायपालिका ने क्या कर दी है, ढीली। अब किस कारण से की है, क्या न्यायपालिका डर गई है कि उसे भी कोई मोह हो गया है, तो मोह माया त्यागिए और तब आप कह सकते हैं कि अच्छे निर्णय दे सकते हैं। आइए अगला देखा जाए, 325 सेक्शन आया है। सेक्शन 325 ये कहता है कि जब मजिस्ट्रेट विचारण समाप्त हो गया, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध कर दिया और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अभियुक्त को पर्याप्त कठोर दंड देना चाहिए और उतना दंड देने की क्षमता हम में नहीं है, तो विचारण समाप्ति के बाद और कन्विक्शन के बाद, यानी कि दोष सिद्धि के बाद, आपका जो मजिस्ट्रेट हैं उस मामले को दंड के प्रण पर सुनने और दंड देने के लिए सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप देगा, भेज देगा। तब भाई दंड नहीं दिया, आप कौन दंड देगा, यानी कि सीजीएम। यानी कि ट्रायल कोई और मजिस्ट्रेट किया और दंड कौन दे रहे हैं, सीजीएम। ऐसा संभव है कि धारा के तहत 325। तो आज इतना ही, आगे और बता।